हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये हमारी आज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं चैनल पे जो इसी चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, ये आज की सेकंड वीडियो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये हमारा टॉपिक है 12th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, इस टॉपिक की, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारा इंडियन इकोनॉमी में आता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। आज की वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इन 1950 टू 1990 एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए थे, एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के बारे में भी काफी कुछ है इस चैप्टर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए। आइए आज की वीडियो पे आते हैं जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, बहुत बैकवर्ड एग्रीकल्चर था। ये हमें पता लगता है कि एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी थी, है ना। डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे थी, मतलब मोस्टली अप्रॉक्स 75% लोग हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, टेक्नोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर को लेके अपडेट नहीं थी, है ना, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, हम पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंड थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, जो मशीन्स वगैरह होती हैं, जो टूल वगैरह होते हैं। मतलब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें भी यही हमें पढ़ने को मिलता है कि एग्रीकल्चर की कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट कुछ ज्यादा खास नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति में था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं एग्रीकल्चर के, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर की कंडीशन को बताते हैं। पहला फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी होती है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही लो थी, है ना। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। हमारे पास मशीन्स नहीं थी, एप्रोप्रिएट टूल नहीं थे, एप्रोप्रिएट मशीन्स नहीं थी, है ना। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल थी। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी एग्रीकल्चर को लेकर, है ना। और एक सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके से था कि हम चाहकर भी हाई प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते थे, है ना। फिनांस सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे। तो लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी एग्रीकल्चर में। सेकेंड है हमारा डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में देखने को मिलता था, जहां पर जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एक लिमिटेड एरिया में, उसे कहते हैं डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा जो भी लोग लगे हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं एक लैंड है, लैंड में जो लिमिट है वो 5 लोगों की है काम करने की, कि 5 लोग वहां पर अगर काम करेंगे तो फुलर इफिशिएंसी के साथ काम हो जाएगा। बट अब लगे हुए हैं 7 लोग, तो 7 लोग में जो 2 एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं, है ना, उनके लिए क्या होगा, वो डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि उनके बढ़ने से इफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड नंबर है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिपेंड था रेनफॉल पे। हमारे पास इरिगेशन की और कोई फैसिलिटी नहीं थी, एडवांस फैसिलिटी नहीं थी इरिगेशन की, जैसा आज के टाइम पे है। आज के टाइम पे ट्यूबवेल है, हमारे पास समरसेबल है ना, और भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम एग्रीकल्चर में, है ना, इरिगेशन की फैसिलिटी देते हैं। बट उस टाइम पे डिपेंडेंसी थी, तो हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब यह है कि हम निर्वाह खेती करते थे। उस टाइम पे कॉमर्शियल फार्मिंग का ट्रेंड नहीं था, मतलब हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए खेती करता था और अपने परिवार के लिए। मार्केट में ले जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करे और उससे इनकम क्रिएट करे, ऐसा किसी का मेन कोई मोटिव होता नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो सबका बस यही था कि सब सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, और ये भी हमारा एक एग्रीकल्चर का बैकवर्ड था कि लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, कॉमर्शियल फार्मिंग करना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए खेती करते थे। 5 नंबर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, है ना। बाकी जो फॉरेनर्स कंट्रियां थी उनमें एग्रीकल्चर को लेके एडवांस टेक्नोलॉजी
चल रही थी और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में सब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। हम एनिमल्स वगैरह से, है ना, जैसे ट्रैक्टर की जगह पर पहले एनिमल से खेती होती थी, एनिमल से हम खेत में काम करवाते थे, हमारे जो ऑक्स वगैरह बैल वगैरह होते हैं उनसे काम करवाते थे, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास एग्रीकल्चर में, है ना, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी कुछ खास नहीं थी। आज के टाइम में हर एक चीज के लिए मशीन है एग्रीकल्चर में, मिट्टी तैयार करने से लेकर सामान को स्टोर करने तक, जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसको, मतलब सारा काम एक एडवांस टेक्नोलॉजी से हो रहा है। इरिगेशन कह सकते हैं हम कि बिल्कुल अपडेट टेक्नोलॉजी से हो रहा है, मशीन और टूल से हो रहा है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब कि जो लैंड होल्डर्स थे उनकी जो होल्डिंग है वो अलग अलग बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड थी, है ना। थोड़ी सी जमीन यहाँ पर है, थोड़ी कहीं और है, थोड़ी दूसरी कहीं और है। तो ये थोड़ी थोड़ी जमीन में क्या होता था, एक लैंड होल्डर या एक फार्मर सही तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको भाग दौड़ करनी पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह, है ना। सारी फसलों पे वो एक साथ ध्यान नहीं दे पाता था। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, स्मॉल लैंड होल्डिंग थी जो कि बिखरी हुई थी अलग अलग, है ना, जिससे प्रॉपर तरीके से फार्मिंग नहीं हो पाती थी और उसका रिजल्ट कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती थी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर हो जाता था। तो ये कुछ पॉइंट, 6 पॉइंट दे रखे हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज भी दे रखी हैं अब, कि पॉलिसी फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि 1950 टू 1990 कुछ पॉलिसी भी हमारी बनाई गई थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए थी। ठीक है। तो वहां पर कुछ पॉलिसी दे रखी है जिसमें लैंड रिफॉर्म पहले नंबर पे आता है। लैंड रिफॉर्म यानी कि लैंड में सुधार करना। ठीक है। लैंड में सुधार यानी कि जो हमारे बीच में मिडिलमैन हैं, है ना, लैंडलॉर्ड और टिनांट के बीच में, टिनांट या फिर कह सकते हैं, या जो फार्मर है उसके बीच में जो भी मिडिलमैन है उनका अबॉलिश करना, उन्हें हटाना। तो लैंड से रिलेटेड जितने भी हमारे, है ना, रिफॉर्म होते हैं, तो वो लैंड रिफॉर्म, जिसमें पहला है हमारा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खेती कर रहा है, जो टिलर है ना, टिलर ऑफ सॉइल है, वही लैंड होल्डर होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से खेती करेगा। बीच में जो मिडिलमैन आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड कोई और है, मिडिलमैन कोई और है और फार्मर कोई और है, तो इससे क्या होता है, डिस्टरबेंस होती है। जो फार्मर होता है वो प्रॉपर तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाता, उसको टॉर्चर किया जाता है, एक्सेसिव, है ना, टॉर्चर किया जाता है, एक्सेसिव रेंट वसूला जाता है, और भी अलग अलग तरीके से उस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन बढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से खेती नहीं कर पाता। तो इसीलिए अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स का जरूरी था कि इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश किया जाए, हटाया जाए, एक व्यक्ति अपने लैंड पे खुद खेती करे। ठीक है। तो अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद बी नंबर पॉइंट था हमारा रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट में मतलब क्या है कि पहले क्या था कि जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें क्या था कि भाई हमें जो लैंड होल्डर थे वो फार्मर्स थे, एक्सेसिव रेंट वसूलते थे और एक लगान के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। ठीक है। अब लगान के रूप में जो रेंट जाता था वो तो फिक्स था, लेकिन जो लैंड होल्डर थे वो फार्मर से एक्सेसिव रेंट वसूलते थे, जिसकी वजह से वो फार्मर्स को टॉर्चर भी करते थे कि नहीं भाई आपको इतना रेंट देना है, मतलब, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे और उन्हें फसल तैयार होने से पहले ही फसल सस्ते रेट में भी कई बार बेचनी पड़ती थी, क्योंकि टाइम पे रेंट देना है इसलिए। ठीक है। और कई बार फसल खराब हो जाती थी तो रेंट नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती थी फार्मर्स के लिए। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट में ये हुआ कि भाई फार्मर्स के लिए रेंट का फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई 1/3 से ज्यादा कोई भी लैंडलॉर्ड, है ना, किसी भी फार्मर से रेंट नहीं वसूल सकता, कि 1/3 से ज्यादा कभी, कि आप जैसे मान लेते हैं कि भाई आपका जो लैंड, जो एग्रीकल्चर है या जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें मान लेते हैं 30,000 का क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो 1/3 यानी कि सिर्फ 10,000 वसूला जा सकता है, 10 से ज्यादा नहीं वसूला जा सकता। ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब क्या है कि रेंट को रेगुलेट किया गया लैंड रिफॉर्म में, है ना। उसके बाद सी नंबर पॉइंट है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है कि भाई पहले क्या था कि कुछ फार्मर्स के पास बिल्कुल खेती नहीं थी और कुछ फार्मर्स जो थे उनके पास बहुत ज्यादा खेती थी, है ना, एक्सेसिव लैंड था उनके पास, जिसपे वो दूसरे फार्मर से खेती कराते थे और बदले में उन्हें टॉर्चर भी करते थे अलग अलग तरीके से। तो लैंड सीलिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई इक्विटेबल करना। इक्विटेबल मतलब कि जिसके पास खेती नहीं है
और जिसके पास खेती एक्स्ट्रा है, जिसके पास क्रॉप है ना, जो लैंड है वो ज्यादा है, तो एक्सिस लैंड को किसी से लेकर किसी और फार्मर के पास जिसके पास लैंड नहीं है, ठीक है, उसे लैंड प्रोवाइड करना ताकि वो भी अपना है ना लिविंग को अर्न कर सके, क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। इसके पीछे मोटिव क्या था? मोटिव यही था कि इक्वालिटी हो, लैंड को लेकर इक्वालिटी हो, एग्रीकल्चर को लेकर इक्वालिटी हो, कि सारे लोग मिलकर खेती कर सके और सब लोग अपनी अपनी जमीन पे खेती करें, कोई किसी की जगह पर खेती ना करे, कोई किसी को टॉर्चर ना करे। तो वो सारी चीजें आ गई लैंड सीलिंग में, ये सारी चीजें आ गई कि हमने क्या किया, किसी और से लैंड लेकर, जिसके पास ज्यादा लैंड है उससे एग्रीकल्चर लैंड लेकर, और जिसके पास लैंड नहीं है उसे प्रोवाइड करा दिया। डी नंबर है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या है कि हमने अपनी होल्डिंग को कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया। जैसा कि पहले स्कैटर्ड था, लैंड हमारा स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था कि एक टुकड़ा जमीन का यहाँ है, एक टुकड़ा कहीं और है, एक टुकड़ा कहीं और है, मतलब बिखरा पड़ा है। तो क्या किया, उसे इकट्ठा किया, मतलब उधर का साइड वाला हटा के उधर वाला बेच के एक जगह प्रॉपर तरीके से क्या करा कि एक जगह काम होगा, एक जगह एग्रीकल्चर लैंड होगा तो कॉन्सेंट्रेट सही तरीके से हो पाएगा और क्रॉप प्रोडक्शन भी सही होगा। तो कंसोलिडेट कर दो, मतलब उसको इकट्ठा कर दो, है ना। एक्स्ट्रा जो इधर उधर बिखरा हुआ है वो किसी और को दे दो, और यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस पे होना चाहिए, एक जगह पे रहेगा, तो उससे ऑब्वियसली कंसोलिडेशन अच्छा होगा। तो कंसोलिडेशन। 6 नंबर पॉइंट है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है मिलकर खेती करना, है ना। आज के टाइम में क्या होता है, पहले भी क्या होता था कि लोग क्या करते थे, एक दूसरे से के साथ मिलकर खेती नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट था कि भाई आपस में ही कई बार लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था आपस में दो चार लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है, फार्मिंग डिस्टर्ब होती है ना। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है, मिलकर खेती की भाई आज हम आपकी हेल्प कर देते हैं, कल आप हमारी हेल्प कर देना, है ना। आज कुछ हम मशीन आपकी यूज कर लेते हैं, कुछ हम टूल आपके यूज कर लेते हैं, कल आप हमारी मशीन और हमारे टूल से काम चला लेना। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग ऐसे कहते हैं कि किसी का ट्रैक्टर हो गया, किसी का हार्वेस्टर हो गया, किसी की कोई मशीन हो गई, किसी की मिलकर एक जगह काम कर रहे हैं, कल कहीं और काम कर लेंगे, परसों कहीं और काम, मतलब मिलकर काम करना है, कोऑपरेटिव वे में काम करना है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग से प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए जो लैंड रिफॉर्म को बताते हैं, जो लिए गए थे, जो स्टेप्स हमारे लिए गए थे एग्रीकल्चर में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का, है ना, हरित क्रांति जिसको कहते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी हमारी, बट एग्रीकल्चर की भी कंडीशन कुछ ज्यादा खास नहीं थी, उसमें भी प्रोडक्टिविटी लो थी न, है ना, नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि प्रोडक्ट सीड्स हमारे पुराने थे, है ना, सीड्स अपडेटेड नहीं थे, सीड्स या कह सकते हैं हाइब्रिड सीड्स नहीं थे, ठीक है। मशीन्स, जो टूल्स जो भी एग्रीकल्चर में यूज होते हैं वो हमारे पुराने थे, बैकवर्ड ट्रेडिशनल मेथड था हमारा, हम मॉडर्न मेथड यूज ही नहीं कर रहे थे, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। इट, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार। इट रिफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसका पीछे मोटिव क्या था कि हमें इंक्रीज करना है, किसको इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को, और कौन से प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन के, ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स का यूज करके हमें प्रोडक्शन को यूज करना है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली व्हीट और राइस के लिए था, ठीक है। 60s के टाइम पर रिवोल्यूशन आया था, 62 70 और 72, है ना, 1960s के टाइम पे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटिव आने का यही था कि हम पुरानी मेथड को हटाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड को हटाएंगे, नए मेथड के साथ हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, नए सीड्स का यूज करेंगे, हाइब्रिड सीड्स का, जिसमें कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होते हैं, है ना। और रिलेटेबल अगर हम देखें तो पानी भी हमें ज्यादा चाहिए होता है ना, मतलब इस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। और पेस्टिसाइड मतलब प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए या अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए हम हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम पुराने तरीके से खेती करें तो रिक्वायरमेंट शायद पूरी नहीं हो पाएगी। हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री को ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जरूरत है, और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तभी पूरा हो पाएगा, एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट तभी पूरी हो पाएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड सीड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये एग्रीकल्चर की, सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन की हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई पूरी। और ग्रीन रेवोल्यूशन मोस्टली किसके लिए था, व्हीट
और राइस के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हमारे पास ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े या एग्रीकल्चर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े। पहला है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस का मतलब यह है कि हमने मार्केटेबल सरप्लस अटेन किया किसमें, एग्रीकल्चर में। प्रोडक्टिविटी हमारी इतनी बढ़ गई कि जहां हम पहले सस्टेन फार्मिंग करते थे, मतलब सिर्फ अपने लिए खेती करते थे, अब हम अपने लिए भी खेती कर रहे हैं और मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट या अपना क्रॉप जो है हमारे एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हो रहा है उसे ले जाकर मार्केट में भी सेल कर रहे हैं। तो अटेनिंग मार्केट सरप्लस है ना, मार्केट में भी सरप्लस होने लगा, मार्केट में भी सामान एक्स्ट्रा होने लगा, मतलब सप्लाई बढ़ने लगी। सेकेंड है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब कि आज की रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमारी कल की रिक्वायरमेंट भी पूरी होने लगी, हम सामान को स्टॉक करने लगे उन दिनों के लिए जब हमारा एग्रीकल्चर बेकार होगा या नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारा अगर एग्रीकल्चर सही नहीं हो पाया, अच्छा नहीं हो पाया, तो हम सरप्लस से या बफर स्टॉक से निकाल के यूज कर सके। ठीक है, तो बफर स्टॉक का मतलब क्या है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टॉक भी करने लगे, इतना एक्सेस होने लगा, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद। और उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा बेनिफिट टू लो इनकम। लो इनकम ग्रुप मतलब वो लोग जिनकी इनकम लेवल कम था, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, है ना, वैसे तो मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, तो उन लोगों के पास इनकम अर्न करने का एक और तरीका, एक और मेथड उन्हें पता लग गया कि वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगाएंगे, एग्रीकल्चर है ना करेंगे और उसमें जो सरप्लस होगा उसे मार्केट में ले जाके बेचेंगे, जिससे कि वो इनकम जनरेट करेंगे अपनी। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस यानी कि मार्केट में सरप्लस होने लगा, मार्केट में प्रोडक्ट की है ना क्वांटिटी बढ़ गई, बफर स्टॉक यानी कि हम स्टॉक करने लगे, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है हम उसको स्टॉक करने लगे, और बेनिफिट टू लो इनकम यानी कि जो लो इनकम के लोग थे उनके लिए उनके पास एक और ऑप्शन आ गया कि वो अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल आउट करके अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर पे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर की कंडीशन जिसमें मैंने आपको बताई कि एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स थे, क्या क्या हमें पॉलिसीज बनाई गई ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके इफेक्ट। तो ये सारी चीजें होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।